नमस्कार दोस्तों। सन 1980 के दशक में डालडा वनस्पति घी के नाम से प्रचलित था और डालडा ने पब्लिक को आकर्षित करने के लिए जगह जगह अपना स्टॉल लगाया और स्टॉल में डालडा कंपनी के तरफ से अपने डालडा वनस्पति में पूरी तल के लोगों को स्वाद चखाया जाता था और काफ़ी स्टॉल इनके हर जगह होते गए और पब्लिक को इनका जो डालडा वनस्पति का जो पूरी वगैरह तैयार किया गया था वो काफ़ी पसंद किए। धीरे धीरे ये प्रचलित हो गया और लोगों को इनका स्वाद इतना अच्छा लगा कि घर घर में डालडा पहुंच गया। ये जो मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है इसको बोलते हैं कि मुफ्त में आप पब्लिक को अपने उत्पाद का, अपने प्रोडक्ट का आदत बना दीजिए और जब पब्लिक इसकी आदी हो जाए तब आप अपने दाम बढ़ा लीजिए। डालडा ने 1980 के दशक में काफ़ी स्ट्रेटजिक इनोवेटिव मार्केटिंग भी किया था। उनका सप्लाई चेन भी काफ़ी ज़बरदस्त था, घर घर उन्होंने पहुंचाया। इसी प्रकार दूर संचार के क्षेत्र में जियो ने मुफ्त में डाटा को फ्री करके 6 महीने तक फ्री करके लोगों को इसका आदी बना दिया। डिजिटल क्रांति के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वित्त मंत्री श्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी एवं आईटी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में जब प्रधानमंत्री जी 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की घोषणा की थी, उस समय उनके ठीक पीछे दाहिनी ओर श्री मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडिया के मुखिया और इंडिया और एशिया के सबसे धनी आदमी बैठे थे। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने यह कहा कि ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, बहुत ही गोल्डन पीरियड है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो सिस्टम से आगे चलते हैं। उन्होंने ये कहा कि इट इज़ ए मोमेंटस ओकेजन इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आगे उन्होंने यह भी कहा, इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव ए प्राइम मिनिस्टर who not only paints a compelling and comprehensive vision but has the personal leadership and drive to convert his vision to reality. आगे उन्होंने यह भी कहा, normally industry moves faster than government but with digital India it is different. तो भारत की जो भी पॉलिसी बनी उसमें प्रमुख रूप से जो बिजनेस एंटरप्राइजेस कंपनियां थी उनको फ़ायदा दिया गया। डिजिटल इंडिया का जब उद्घाटन हुआ था 1 जुलाई 2015 को, तो उसमें उसके 9 मुख्य पिलर्स थे। पहला था ब्रॉडबैंड हाईवेज, जिस पे 50,000 करोड़ धनराशि खर्च किया जाना था। उसके बाद था दूसरा यूनिवर्सल मोबाइल क्लास, तीसरा था पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, चौथा था ई गवर्नेंस, पांचवा था ई क्रांति, छठा था इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सातवां था इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सातवां था आईटी फॉर जॉब्स, नौवां था अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। इनमें से भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, आधार, जेएम को काफ़ी विकसित किया और जहाँ तक इंटरनेट ब्रॉडबैंड का विकास होना था, इसमें सारा हिस्सा जियो रिलायंस ने खुद ही ले लिया।
जियो ने सबसे पहले अब प्राइस को फ्री कर दिया, जिससे क्या हुआ, जो इनके कंपटीटर्स थे उनकी कमर टूट गई, उनको 17,000 करोड़ का नुकसान हुआ। जियो ने अपने दाम को 1/10 से भी कम कर दिया और उसके बाद इन्होंने दिसंबर तक 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए। उसके बाद नया साल आया और नया साल में 1 जनवरी से इन्होंने न्यू ईयर का तोहफा में 3 महीने के लिए फ्री कर दिया और इनका सब्सक्राइबर 100 मिलियन पहुंच गया। जियो अभी 45 करोड़ सब्सक्राइबर्स इनके पास हैं और इन्होंने 25% की वृद्धि करके एक ही साथ में 50,000 करोड़ का मुनाफा अपनी कंपनी को कर दिया है। इन्होंने डाटा जो फ्री किया, इसके लिए इन्होंने पब्लिक को कई उपकरण उपलब्ध कराए। इन्होंने 1500 के मोबाइल जो कि चाइना से खरीद के लाए थे, वो 5 करोड़ मोबाइल इन्होंने बेच दिया। भारत सरकार का अक्सर ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम चीन के प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, परंतु रिलायंस जियो ने चीन के ही प्रोडक्ट को सस्ते में खरीद के पब्लिक को बांट दिया और पब्लिक को उसका आदी बना दिया। इसके साथ साथ इन्होंने डाटा 4 GB तक फ्री करके 6,000 से ज़्यादा पिक्चर फ्री में दे दिया। कई करोड़ इन्होंने गाने दे दिए। इसके अलावे इन्होंने इस सेक्टर में जियो टीवी लॉन्च किया, जियो सिनेमा लॉन्च किया, जियो प्ले लॉन्च किया, जियो चैट, जियो बीट्स, जियो ऑन डिमांड, जियो मैक्स, जियो क्लाउड, जियो कॉल, जियो मैच, जियो होम, जियो स्वान, जियो हेल्थ क्लब, जियो सिक्योरिटी, जियो ब्राउज़र, जियो म्यूजिक, जियो वॉइस, जियो नेट, जियो मार्ट, जियो प्रेस न्यूज, OTT न्यूज एग्रीगेटर, लाइव टीवी चैनल, जियो AI, डिज्नी, हॉटस्टार, स्पॉटिफाई, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जियो फाइबर। अब इन्होंने वायाकॉम में भी 65 to 67% की हिस्सेदारी खरीद ली है। इन्होंने एयरटेल, जो कि कांग्रेस के टाइम में जब 4G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होता था, उसमें एयरटेल ने काफ़ी अपने पास रखे थे, उससे जियो ने टाई अप किया। उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने जियो को और बढ़ावा दिया और जो सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी थी, उसमें ये था कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस कंपनी है उसको हम मुनाफे में कैसे लाएं, उसमें कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके प्राइवेट कंपनी को इसमें शामिल किया जाए। परंतु ये तो हुआ नहीं। जो प्राइवेट कंपनियां थी वही स्थापित हो गई। BSNL का इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दिया गया और BSNL को जो स्पेक्ट्रम थे वो अलॉट नहीं किया गया। BSNL को सरकारी विभाग के नाम पे, सरकारी कर्मचारी के नाम पे, सरकारी कर्मचारियों के कार्य के प्रति उदासीनता के नाम पे इसको इग्नोर किया गया और धीरे धीरे एयरटेल, वोडाफोन, जियो ये पूरा मार्केट पर अपना कब्जा कर लिए। अभी ये स्थिति है कि सरकार ने अभी 5G स्पेक्ट्रम का मई में ऑक्शन किया था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया।
अभी ये ऑक्शन 13 जून को हुआ है। इसमें 96,000 करोड़ का ऑक्शन स्पेक्ट्रम की प्राइस घोषित की गई है, जिसमें 700 mg मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़, 1200 मेगाहर्ट्ज़, 1300 मेगाहर्ट्ज़, 1600 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़ इस सब का ऑक्शन सरकार कर रही है, जिसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 3,000 करोड़ सिक्योरिटी जमा किया है और इसमें एयरटेल ने 6,500 करोड़ का ये खरीदने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि इसमें अधिकांश जो स्पेक्ट्रम है वो एयरटेल का है जिसका रिन्यूअल होना है, और जो जियो है वो सिर्फ 900 करोड़ का ही स्पेक्ट्रम लेना चाहती है, क्योंकि जो सुविधा ये देना चाह रही है वो उसका एग्रीमेंट ऑलरेडी इनके पास है। ये 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़ इसमें कंसंट्रेट करेंगे। एयरटेल ने 1050 करोड़ रुपया सिक्योरिटी जमा किया है और वोडाफोन ने 300 करोड़ रुपया सिक्योरिटी जमा किया है। भारती ने एयरटेल ने 6,857 करोड़ का इन्होंने स्पेक्ट्रम लेने का पैसा प्रस्ताव दिया है। इसमें 8 की बैंड्स हैं। तो आपको समझाने का उद्देश्य ये है कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे, डिजिटल पॉलिसी के नाम पे कुछ कंपनियों को जो बढ़ावा दे रही है, इससे मार्केट में इनका एकाधिपत्य बढ़ रहा है, मोनोपोली की स्थिति बढ़ गई है। मोनोपोली नहीं, जियोपोली होगी। कोई भी व्यापार होता है, उस व्यापार में प्रॉफिट की स्थिति तभी अच्छी होती है जब वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम होता है। वर्किंग कैपिटल जिसमें कम लगता है वही व्यापार में लाभ होता है। इसीलिए धीरू भाई अंबानी के सुपुत्र श्री मुकेश अंबानी, जो कि इंडिया के सबसे बड़े धनी आदमी हैं, इन्होंने इसीलिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट कभी नहीं किया। एविएशन इंडस्ट्री में इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, रेलवे इंडस्ट्री में इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि इनको मालूम है कि इसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होता है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होता है, प्रॉफिट की मार्जिन कम होती है। इन्हीं के भाई अनिल अंबानी ने दिल्ली में मेट्रो में इन्वेस्टमेंट किया था, काफ़ी लॉस में रहे। तो मेरा ये कहना है कि मुकेश अंबानी ने 5 करोड़ नौकरी देने का भी वादा किया था, उस पर तो इन्होंने कोई काम नहीं किया। रतन टाटा जी ने नैनो मारुति के लॉन्च से पहले 1 लाख में गाड़ी बेचने का घोषणा किया था, उसको उन्होंने पूरा किया। भले ही उसमें उनको लागत 1 लाख से ज़्यादा लगी, लेकिन उन्होंने अपने वर्ड को ऑनर किया। उसी प्रकार मुकेश अंबानी को भी ये देखना चाहिए कि पब्लिक, सरकार, समाज का भी उत्थान होना चाहिए। इन्होंने फ्री सर्विस दे के पब्लिक को अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल का आदी करके अब मोनोपोली, बल्कि हम कहेंगे ये जियोपोली की ओर जो ले जा रहे हैं, ये स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। और इसमें अभी सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे काफ़ी खबरें आ रही हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोगों का गुस्सा फूट रहा है। परंतु मैं आपको यह बता दूं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बीएसएनएल की स्थिति तो बहुत ही ख़राब हो चुकी है और एयरटेल और वोडाफोन रिलायंस जियो के सामने टिक नहीं सकता। रिलायंस जियो खुद ही इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरा स्पेक्ट्रम की जो भी धनराशि है, चाहे 96,000 करोड़ हो, चाहे 1 लाख करोड़ हो, वो एक ही बार में भुगतान करने में सक्षम है। अभी इस वृद्धि के बाद जियो के प्राइस में, शेयर मार्केट में बहुत ही अच्छा उछाल आया है और एयरटेल
के भी शेयर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। वोडाफोन के शेयर में बढ़ोतरी नहीं हुई, उनके ऊपर प्रेशर रहा है, परंतु जियो का ये जो मोनोपोली है ये ठीक नहीं है और इससे भारत सरकार की विदेशों में छवि खराब होगी। भारत को ये सोचना होगा, इनके जो पॉलिसी निर्माता हैं इनको सोचना होगा कि इंटरनेशनल फील्ड में भारत की छवि को कैसे दुरुस्त करेंगे ताकि इनके ऊपर ये आरोप न लगे कि ये एक ही कंपनी को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार को ये भी देखना चाहिए कि एक ही सेक्टर में अगर कोई कंपनी प्रवेश कर रही है तो उसके ऊपर लिमिटेशंस होना चाहिए कि वो इस काम को यहाँ तक करेगी, उसके बाद इसमें नहीं जाएगी। ये जियो फाइबर में भी जा रहे हैं, जियो मार्ट में भी जा रहे हैं, जियो सिनेमा में भी जा रहे हैं और सरकार का भी अपना इस पर एक अंकुश होना चाहिए और ये अंकुश तभी हो सकता है जब सरकार भी अपनी संस्थाओं को सशक्त करे, फाइनेंशियली साउंड करे, उसमें इन्वेस्टमेंट करे। इस इन्वेस्टमेंट के नाम पर सरकारी कंपनी को ख़त्म करना, निजीकरण करना, सरकारी कर्मचारियों को सेवा में न रखना, प्राइवेट कर्मचारियों को रखना, संविदा कर्मियों को रखना, इससे देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी और जियो की जो ये प्रीडेटरी प्राइसिंग की पॉलिसी रही है इसको भी भारत सरकार ने नज़रअंदाज किया है और इसके लिए सब लोग को सोचने की ज़रूरत है, पुनरीक्षण की ज़रूरत है और इस पॉलिसी को ठीक करने की ज़रूरत है। जय हिंद।